हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च और आज का टॉपिक है अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि कैसे हमारे रिसर्च में चेंजेस आ रहे हैं। अल्टरनेटिव पैराडाइम का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझने लगते हैं या दूसरे तरीके से करने लगते हैं तो उसमें कुछ जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात हो रही है। अब रिसर्च में क्या है ना, पहले किस तरीके से रिसर्च की जाती थी और आज के टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं अल्टरनेटिव पैराडाइम में। तो इट इज़ सेइंग दैट पहले के टाइम का बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो कहते थे वो ये बोलते थे कि हमें ना ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना है, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ये होता था कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो उसके लिए दे आर सेइंग कि हमारा जो स्टडी था कि अजम्पशन था स्टडी का वो ह्यूमन बिहेवियर था और हम ये मानते थे कि ये प्रिडिक्टेबल है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, जो हम अभी भी मानते हैं कि हमें पता हो अगर कि ये इसके जो कॉजेज़ हैं, अगर हमें पता हो कि क्या कॉजेज़ होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल माना जाता है, तो जिसके बेस पे हम अपनी रिसर्चेस करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी फॉर लार्जर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी तक क्या था कि जो डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी था रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। तो किसकी रिसर्च की जाती थी? ओनली ओवर्ट बिहेवियर की। ओवर्ट का मतलब है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस बिहेवियर को बाहर से देखा जा सकता है। कौन कितना झगड़ा करता है, कौन कितना हंसता है, कौन कितना एग्रेशन शो करता है, कौन कैसे पढ़ता है, कितनी देर तक पढ़ता है, जो चीज़ आप बाहर से देख सकते हो, ओवर्ट बिहेवियर। तो पहले 20th सेंचुरी तक हमारी रिसर्च जो होती थी साइकोलॉजी में ना, वो ओवर्ट बिहेवियर तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर करा जा सकता है। इसका फोकस पर्सनल फीलिंग पे नहीं था, एक्सपीरियंस पे नहीं था। लेकिन ये एक तरीके से कह लो आप, ये हमारी कमी थी, क्योंकि हमारे बिहेवियर में सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर नहीं आता, हमारे कोवर्ट बिहेवियर भी आता है। हमारे अंदर से कैसे हम फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, वो भी तो ज़रूरी है साइकोलॉजी में पढ़ना। तो 20th सेंचुरी के बाद रिसेंट ईयर में कह रहे हैं जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ वो क्या हुआ कि अब जो मेथड है इंटरप्रेटिव मेथड वो आया। और ये मेथड क्या कहता है? In the recent years, a different method known as interpretive methods has emerged. It emphasizes on understanding over explanation and prediction. मतलब सिर्फ एक्सप्लेन करके प्रिडिक्ट करके ये जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दैट इट टेक्स द स्टैंड इन व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे सिर्फ बिहेवियर नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी ध्यान में रखा जाता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस क्या है वो हमारा कोवर्ट बिहेवियर है। कोवर्ट मीन्स कोवर्ट वर्ड ओवर्ट का उल्टा होता है। ओवर्ट मतलब जो बाहर से ऑब्जर्व कर सके, कोवर्ट मतलब जो हिडन है, जो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। मुझे क्या फील हो रहा है या क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं, वो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते। हो सकता है मैं बाहर से बहुत खुश दिखूँ और अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो एक्सपीरियंस मेरा अलग है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है। ये कोवर्ट है, ये दिखता नहीं है। तो इसको भी स्टडी करना शुरू कर दिया गया, इस तरह की चीज़ों को। इट्स मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर मेथड। फिजिकल जब हम करते थे इन्वेस्टिगेट, वो मेथड अलग था, उसमें हम चीज़ें ऑब्जर्व करके कर लेते थे। अब इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। दिस व्यू पॉइंट emphasizes the importance of how human beings give meaning to events and actions and interpret them as they occur in a particular context। तो मैं मतलब कि इंटरप्रेटिव व्यू जब आया ना, इससे पता चला कि लोग ना अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन को। आप कोई मूवी देख रहे हो, वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, वो उस मूवी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। उसके उस एक्सपीरियंस को, उस मूवी का जो देखने का उनका एक्सपीरियंस है या जो उससे उनको सीखने को मिला, वो सबका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होगा। ठीक है, आप अब देखो, अगर हम 20th सेंचुरी से पहले की बात करें तो कोई साइकोलॉजिस्ट अगर देख रहा है, रिसर्च कर, तो यही कहेगा कि सारे मूवी के सीन देख के सब हंस रहे थे, कॉमेडी मूवी थी तो सब लोग हंस रहे थे, तो यानी कि उनको वो मूवी बहुत अच्छी लगी। वो उन्होंने ओवर्ट बिहेवियर देखा कि सामने से हंस रहे हैं, जो दिख रहा है। लेकिन अगर आज के टाइम की रिसर्च की बात करें तो वो सिर्फ हंस रहे हैं नहीं देखेंगे, वो हर किसी का इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस था, उनको उससे क्या चीज़ पता चली, क्या मीनिंग निकला,
तो कैसे मीनिंग देते हैं इवेंट को, एक्शन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो पर्सन, अब इन्होंने जैसे बोल रखा है कि लेट अस टेक द एक्सपीरियंस दैट में अकर इन सम यूनिक कंटेक्स्ट सच एज पर्सन एक्सपीरियंसिंग सफरिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। अब जैसे कुछ लोग सुनामी में, अर्थक्वेक में जब सफ़र करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब कुछ लोग इंटरनल फैक्टर से सफ़र करते हैं, जैसे किसी को कोई इलनेस है, ठीक है, या किसी की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है, उसकी वजह से वो खुश नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो सकता है। इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। एवरीवन इंटरप्रेट्स रियलिटी इन हिज और हर ओन वे। तो अब यहाँ पे लोगों अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी सिचुएशन, कंटेक्स्ट यानी अपनी सिचुएशन के बेस पे चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। किसी के घर में बहुत स्ट्रगल चल रहा है और आप वो मूवी देखने आया है सपोज, और वैसे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपोज वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने आया, वहाँ पे वो बहुत हंस रहा है, तो आप उसको देख के ये थोड़ी कहोगे कि वो बहुत हैप्पी पर्सन है। आप उसकी पास्ट एक्सपीरियंस, उसके अंदर उसकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उसके इंटरनल फैक्टर सब कुछ देखोगे। तो यही चेंज आया था पैराडाइम शिफ्ट में कि अब हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी, कि अपने हिसाब से लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते, हर कोई ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकता सिचुएशन, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, सब अपने अपने सब्जेक्टिव तरीके से इंटरप्रेट करेंगे रियलिटी को। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर को स्टडी करना जो था वो ज़रूरी हो गया था। अटेम्प्टिंग टू स्टडी द बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्लोरर डज नॉट नो व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। ये इसी के आगे कंटिन्यू ही हो रहा है आई थिंक। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, द गोल हेयर इज टू एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। हमें ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं। ह्यूमन बिहेवियर यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर के, विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब इट्स नेचुरल फ्लो, मतलब वो नेचुरली जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करे बिना, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करो, आप नेचुरली ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्लोरर डज नॉट नो व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, हाउ टू लुक फॉर इट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक एक्सप्लोरर है, वो देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या दिखने वाला है, ठीक है। तो रेदर ही और शी ट्राइज टू मैप एन अनचार्टेड वाइल्डरनेस, मतलब अनचार्टेड होता है पहले से आपने लिख नहीं रखा कहीं, या पहले से आपको पता नहीं है कुछ नया, उस चीज़ को वो स्टडी करे, उसको नोट डाउन करे, और विद द प्रायर नॉलेज ऑफ द एरिया और टास्क, मतलब थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज हो कि एक्चुअली क्या करना है, किसको स्टडी करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हुए कि कहाँ जाके स्टडी करना है। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को मतलब अननोन रह के स्टडी करना, कि हम लोगों की सब्जेक्टिवली देखें कि उनके हिसाब से क्या सिचुएशन है। तो बोथ साइंटिफिक एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन, तो इसलिए ये थोड़ा साइंटिफिक से हटके इंटरप्रेटिव हो गया। दोनों चीज़ें ही हमें स्टडी करने में हेल्प करते हैं बिहेवियर को। व्हाट अबाउट आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर? तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू मे आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि why am I feeling sad? How many times you take a pledge that you will control your diet or devote your time to studies, but when actually it comes to eating or studying you forget this. तो अपने खुद के एक्सपीरियंस, खुद के बिहेवियर को भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है इन्होंने ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी में, कि पहले सिर्फ फिजिकल बिहेवियर फोकस किया जाता था, फिर धीरे धीरे ये इंटरनल बिहेवियर, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। नाउ वी हैव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, कि डेटा जो होता है वो कैसा होता है साइकोलॉजी में। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों की स्टडी करते हैं, जब रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि कलेक्टिंग डेटा एक स्टेप होता है। तो वो किस तरह का डेटा होता है, जब वो सिंगुलर होता है तो उसको डेटम बोलते हैं। आपने किसी एक चीज़ के बारे में एक पर्सन से डेटा लिया तो वो डेटम है, लेकिन अगर वो प्लूरल है, बहुत सारा है, तो वो डेटा होता है। और अब यहाँ पे कह रहे हैं देखो, लोगों के कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर दोनों का डेटा होता है। अब हमने पढ़ा ना कि कोवर्ट भी पूछने लगे थे, तो कोवर्ट, ओवर्ट, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मेंटल प्रोसेसेस, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। It should be understood that data are not independent identity, they are located in the context, यानी कि सिचुएशन के बेस पे होता है। Tied to the method and theory, जिस मेथड से आप डेटा ले रहे हो
डेटा नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि जहाँ वो फिजिकली जो उसका एरिया है और जो उसका सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेज है, उसके बेस पे डेटा होता है। आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह के लोगों से सेम क्वेश्चन पूछोगे, आपको अलग अलग तरह के आंसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फिजिकल और सोशल कंटेक्स्ट अलग अलग है। द पर्सन इन्वॉल्व एंड द टाइम व्हेन द बिहेवियर अकर्स, तो इस बेस पे डेटा चेंज भी हो सकता है। इसमें लिखा है देखो, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट ऑल द पीपल नॉट बिहेव इन द सेम मैनर इन द सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हम उन्हें ऐसी सिचुएशन में डेटा कलेक्ट करें जहाँ पे वो मोस्ट कंफर्टेबल हों और अपना बेस्ट आंसर दें। डेटा कलेक्शन के तरीके क्या होते हैं? सर्वे किया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके पूछा जा सकता है। किन लोगों से पूछ सकते हैं? इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, यंग और ओल्ड हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, रूरल अर्बन एरियाज हो सकते हैं। आप इंटरव्यू स्टूडेंट से भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो डेटा है वो स्टूडेंट का है, टीचर का है, तो बहुत सारा है। चलो बेसिकली अब इसमें हमें आना कहाँ पे है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये जो 4 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं, इसकी ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों और एक यहाँ पे दिया हुआ है जो नीचे ही दिया हुआ है, आई थिंक ये 4th ये वाला, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो एक होता है डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक का मतलब है जिसमें इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, कितने सिबलिंग हैं, एजुकेशन लेवल कितना है, क्या जॉब करते हैं, मैरिटल, ये एक तरह से बायोडेटा हो गया आपका। कहीं जाते हो बायोडेटा नहीं भरते हो, फॉर्म भरते हो, तो वो डेमोग्राफिक डेटा हो गया। तो ये तो एक तो ये हो गया जो हमें डेटा चाहिए होता है सैंपल का। दूसरा डेटा फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वो इकोलॉजिकल कंडीशंस कहाँ रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, इकोनॉमी क्या है, मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है, इनकम कैसी है उनकी, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, रूम कितने हैं जहाँ पे रह रहे हैं, नेबरहुड कहाँ पे है, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, जो फिजिकल कंडीशन में आ जाता है। फिर फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब उनकी बॉडी से रिलेटेड हो गया, उनकी हाइट, वेट कितना है, हार्ट रेट कैसा है, लेवल ऑफ फटीग कैसा है, स्किन रेजिस्टेंस, ये सब तो तब ना जब आपको ज़रूरत है, आप सबसे थोड़ी ना लोगे। डिपेंड करेगा कि आपको, अगर आप मेडिकली कोई स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें पूछोगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं पूछोगे, हाइट वेट की ज़रूरत नहीं है तो नहीं पूछोगे, है ना। तो आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा डेटा लिया, ब्लड प्रेशर वगैरह। फिर आता है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि इंटेलिजेंस लेवल कितना है, पर्सनालिटी कैसी है, कि कौन सी टाइप की पर्सनालिटी है, जैसे आप उसमें असेस कर सकते हो किसी पर्सनालिटी टेस्ट से। इंटरेस्ट कहाँ है, वैल्यूज़, क्रिएटिविटी, इमोशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, हम उनको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का है। यूजुअली डेमोग्राफिक डेटा सबका लिया जाता है, क्योंकि हमें सबका नाम, एज, जेंडर, ये सब पता होना चाहिए। बाकी फिजिकल है या फिजियोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, ये डेटा डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी का, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, उसमें वो चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो भी डेटा हम लेते हैं ना, उसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और आप ये जो है वो किस फॉर्म में ले सकते हो, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो, आपको आंसर देते हैं, तो वो आंसर आपके हाई, लो, यस, नो ऐसे हो सकता है, या वो आंसर आपके ऑर्डर में हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके। आपने बोला कि आप इसको ऑर्डर में लगा दो, तो उन्होंने ऑर्डर में लगा दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ऊपर लिखो, जो आपको कम पसंद है वो नीचे, उस तरह। फिर ये आपके वर्बल रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है, या आपने खुद ही ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर लिया डायरी में। आपने पूछा कुछ नहीं, आप जस्ट गए उस जगह पे जहाँ पे पार्क में बच्चे खेल रहे थे, आपने चुपचाप बैठ के नोट कर लिया कि बच्चों की बिहेविंग, प्लेइंग हैबिट्स कौन सी ज़्यादा है, कौन सा झूला ज़्यादा झूलते हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन। फिर पर्सनल डायरीज हो सकती हैं, फील्ड नोट्स हो सकते हैं, पुराना डेटा हो सकता है। तो कुछ भी तरीके से आप डेटा ले रहे हो, लेकिन उन डेटा को हम 4 तरीके की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।